स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि को पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के पृष्ठभूमि के बाद में हम लोगों ने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के विषय में भी कुछ चर्चाएं कर ली थी। आज हम लोग हिंदी साहित्य लेखन के जो पहले कवि गारसादा तासी जी हैं उनके विषय में खूब विस्तार से पढ़ेंगे कि उनकी पुस्तक का नाम क्या है, उसका प्रकाशन डेट क्या है, उसके भाग कितने हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम लोग खूब डेप्थ में और खूब अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग देते हैं आज पहले इतिहासकार जिनका नाम है गारसादा तासी। नाम क्या भी है इनका? गारसादा तासी। गारशा द तासी। गारशादा तासी। गारशादा तासी के विषय में पढ़ने से पहले कुछ हम हिंदी की विडंबनाएं आपसे बताना चाहेंगे कि हिंदी के साथ कितनी बड़ी बड़ी विडंबनाएं जुड़ी हुई हैं जो कहीं ना कहीं इंसान के मन को एकदम झकझोर के रख देती है। कहीं ना कहीं हमारा मन कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं जिनको मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ध्यान रहे, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गारशादा तासी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि ये एक फ्रेंच विद्वान है। क्या? फ्रेंच विद्वान है। दूसरी सबसे बड़ी चीज भैया कि ये वास्तव में फ्रेंच विद्वान होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदी का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सबसे बड़ी बात तो ये रही। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना कि ये वास्तव में पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के अध्यापक थे। अब सोचो, ये खुद फ्रेंच के जानकार, फ्रेंच भाषा के जानकार थे। फ्रेंच भाषा के जानकार तो जो थे ही। सबसे बड़ी चीज कि ये उर्दू के प्राध्यापक, ये उर्दू के अध्यापक थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और हिंदी साहित्य जो लिखा वो उर्दू का भी नहीं लिखा और फ्रेंच का भी नहीं लिखा, वरन लिखा किसका? हिंदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप कल्पना करो कि एक उर्दू का जानकार व्यक्ति एक फ्रेंच भाषा में और एक हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ कैसे लिखा होगा। यह बहुत बड़ी विडंबना आपकी हिंदी के साथ में है। हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हिंदी का जो पहला व्याकरण लिखा गया वह व्याकरण ग्रंथ भी किसी हिंदुस्तानी के द्वारा नहीं लिखा गया। वो जो पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा गया वो जोहान जोसुआ केटलर के द्वारा 1715 ईस्वी में लिखा गया था। दुर्भाग्य की पराकाष्ठा यह है। तीसरे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा यह है कि वास्तव में हिंदी का सम्मान आपके हिंदुस्तान में ही नहीं है। हम खुद ही हिंदी का सम्मान नहीं करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि हम खुद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी अपनी राजभाषा हिंदी है, किंतु फिर भी हम हिंदी का सम्मान नहीं करते हैं। अगर कोई अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है तो हमारा दृष्टिकोण उस अध्यापक के प्रति ही बदल जाता है। हमारे दिमाग में अरे हिंदी पढ़ाते हैं, मतलब यूं कि ऐसा प्रतीत होगा कि यार तो कोई मतलब ही नहीं इस व्यक्ति का कि ये क्यों यहाँ पे पढ़ाने के लिए चला आया। हिंदी लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हो ये को शूल। यदि आप अपने मनोदशाओं को किसी के समक्ष अभिव्यक्त करना चाहते हैं और आपको आपकी भाषा पर पकड़ नहीं है तो आप कभी भी अपनी विचारधाराओं का प्रदर्शन दूसरे के समक्ष आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये जो गारसादा तासी जी थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर
लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्या भैया? इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। ये जो पुस्तक लिखी गई ये किस भाषा में लिखी गई? इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा थी भैया फ्रेंच। क्या? फ्रेंच भाषा थी। इस पुस्तक के भाग कितने थे? तो इस पुस्तक के भाग 2 थे। इसमें प्रकाशन अगर पूछे इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसके प्रकाशन की 2 डेटें आती हैं। एक तो है 1839 ईस्वी, जो कि अधिकांश परीक्षाओं में आपको यही बताना होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो दूसरी डेट है वो है 1847 ईस्वी। 47 ईस्वी। अब ये मामला क्या है ये भी समझो आप। मामला ये भैया कि वास्तव में इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी जो पुस्तक रही, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई, उसके भाग कितने थे? 2। इसमें प्रथम भाग का प्रकाशन लिखेंगे, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1839 ईस्वी में हुआ प्रथम भाग का प्रकाशन। वहीं इसके दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आपसे पेपर में अगर वो पूछता है कि भाई दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ, तभी आपको 1847 कहना है। अगर वो नॉर्मल आपसे प्रश्न कर रहा है कि इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो आपको केवल यही बताना होगा 1839 ईस्वी। हालांकि टेट की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में, या फिर आपसे यूपीपी की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में यहीं तक पूछा जाता है। ये 1847 का जो प्रश्न बनता है वो या तो टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में, नेट की परीक्षा में, या फिर एलटी की परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अर्थात हिंदी की बड़ी परीक्षाओं में यह प्रश्न भी बन सकता है। आगे समझते हैं। इस पुस्तक में या इस पुस्तक को लिखने में 66 पुस्तकों का सहारा लिया गया। 66 पुस्तकों का सहारा लिया गया। सहारा लिया गया। कितनी पुस्तकों का भैया? तो 66 पुस्तकों का सहारा लिया गया। आगे समझेंगे। चलिए यहां से आगे की चीजें हम लोग ऊपर लिखेंगे कि नहीं तो फिर नीचे दिखेगा नहीं आपको। समझेंगे हम। आपसे पूछा जाए कि ये गारसादा दासी जी कौन है, तो ध्यान रहे ये हिंदी के प्रथम इतिहासकार। क्या? हिंदी के
प्रथम इतिहासकार। ये हिंदी के प्रथम इतिहासकार है भैया, बात समझ में आ रही ना? ये हिंदी के प्रथम इतिहासकार है। और ये इस्तवार्द अला इतरेतर हिंदुस्तानी जो पुस्तक है, इसकी खास बात क्या है? तो यह हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है। ये दो बात भी आप दिमाग में रखे रहेंगे। आपसे पूछा जाए हिंदी के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो हिंदी के प्रथम इतिहासकार का नाम है गारशादात तासी। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दाला लिटरेचर इंदवे हिंदुस्तानी। ये इस्तवार दाला लिटरेचर इंदवे हिंदुस्तानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई। इसके कितने भाग हैं, तो इसके 2 भाग हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1839 ईस्वी में हुआ। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1847 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक को लिखने के लिए कितने पुस्तकों का सहारा लिया गया, तो 66 पुस्तकों का सहारा लिया गया। बात समझ में आई भैया? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की चीजों को हम आपको समझाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे समझते हैं। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जब लेखन कार्य किया गया, तो गारशादात तासी ने इस पुस्तक में कितने कवियों को सम्मिलित किया? यह प्रश्न भी पेपर में बन चुका है, ठीक है? तो 738 कवियों को सम्मिलित किया था। कितने कवियों को? 738 कवियों को सम्मिलित किया था। और उन 738 कवियों में 2 भाषा के कवि थे, एक हिंदी के कवि थे और एक उसमें उर्दू के कवि थे। लेकिन हिंदी के कवियों की संख्या कितनी थी और उर्दू के कवियों की संख्या कितनी थी, है ना? तो यह भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से समझते हैं। लिखेंगे, इस पुस्तक में, आप उसी के नीचे क्रमागत लिखेंगे, इस पुस्तक में 738 कवियों का उल्लेख है। 738 कवियों का उल्लेख है। उल्लेख है कितना भैया? 738 कवियों का उल्लेख है। इन 738 कवियों में, ध्यान रहे, इस पुस्तक में हिंदी भाषा के 72 कवि थे। कितने? 72 कवि थे। कितने कवि थे? 72 कवि थे। आगे लिखेंगे, तथा शेष कवि उर्दू भाषा के थे। उर्दू भाषा के थे। उर्दू भाषा के थे। इस पुस्तक में केवल
हिंदी और उर्दू के ही अध्यापक थे या हिंदी और उर्दू के ही कवि थे। इस पुस्तक में केवल हिंदी व उर्दू के ही कवि थे। इसमें जो 738 कवि थे भैया, इन 738 कवियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 738 कवियों में जो पहला कवि था, नंबर 1 पर जो कवि का नाम था वो अंगद कवि था। लिखेंगे इस पुस्तक में पहले नंबर पर अंगद कवि थे। अंगद कवि थे। अब पहले नंबर का मतलब जैसे 738 कवि जो लिखे गए होंगे, 738 कवि में कोई पहले नंबर पे, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई चौथे, कोई पांचवें, कोई छठवें, कोई 10वें, इस नंबर पे इस हिसाब से रहे होंगे ना। तो उसमें नंबर 1 पर सबसे पहले अंगद कवि के विषय में लिखा गया था। उनके विषय में क्या क्या खास चीजें हैं, कौन कौन सी रचनाएं, वो सारा कुछ उसमें लिखा गया। नंबर 1 पर अंगद कवि के विषय में लिखा गया। और वहीं तथा अंतिम नंबर पर हेमंत पंत का उल्लेख है। अर्थात प्रथम कवि कौन हो गया? तो प्रथम कवि हो गए भैया अंगद कवि। और इस पुस्तक के अंतिम कवि कौन हो गए? तो इस पुस्तक के अंतिम कवि हो गए हेमंत पंत हो गए। कौन हो गए? हेमंत पंत हो गए। आपसे पूछा जाए कि इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक में कुल कितने कवियों का उल्लेख है? क्या बताएंगे? 738 कवि। आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक में हिंदी भाषा के कितने कवि थे? तो हिंदी भाषा के कवियों की संख्या कितनी थी भैया? 72 कवि थे। 72 कवि। फिर आपसे पूछा जाए कि शेष किस भाषा के कवि थे? तो जो शेष कवि थे भैया, वो शेष कवि उर्दू भाषा के कवि थे। किस भाषा के? उर्दू भाषा के कवि थे। ये जो पुस्तक लिखी गई इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस पुस्तक में किस किस भाषा के कवियों का उल्लेख है? तो इस पुस्तक में केवल और केवल हिंदी और उर्दू भाषा के ही कवियों का उल्लेख है। अर्थात 738 कवियों में हिंदी और उर्दू के ही कवि हैं, शेष भाषा के कवियों का कोई भी उल्लेख नहीं है। आगे समझते हैं। इस पुस्तक में नंबर 1 पर कौन कवि, किस कवि का उल्लेख किया गया है? तो नंबर 1 पर अंगद कवि का उल्लेख किया गया है। और 738वें नंबर पर कौन लिखा गया है? तो 738वें नंबर पर जो चर्चा की गई है वो हेमंत पंत की चर्चा की गई है। बात समझ में आई यहां तक भैया? यहां तक की बात समझ में आ गई तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया आपने? इसे ले लिया? चीजें समझ में आ रही ना? अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह आपके मन में उत्पन्न होता है तो आप तुरंत अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रखेंगे, हम उसका प्रत्युत्तर देने की तुरंत कोशिश करेंगे। या तो क्लास के अंतर्गत देंगे सामूहिक रूप में, नहीं सामूहिक रूप में दे पाए तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब देंगे। ठीक है? इसलिए कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में दें। हाँ, एक बात और, यदि आपके समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप इसकी भी सूचना कमेंट बॉक्स में दिया करें, जिससे कि मैं अपने पढ़ाने की टेक्निक में और अधिक सुधार कर सकूं, आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा और समझा सकूं। ठीक है? इसके बाद वास्तव में जो इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक थी, इस पुस्तक का अनुवाद, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में थी इसलिए इसका अनुवाद भी किया गया। इसका अनुवाद 2 भाषाओं में हुआ, एक तो हिंदी भाषा में हुआ और एक
उर्दू भाषा में हुआ, किंतु इसका अनुवाद जो हुआ वो सबसे पहले उर्दू भाषा में हुआ और उसके बाद में हिंदी भाषा में हुआ। पहले उर्दू भाषा में और उसके बाद में हिंदी भाषा में। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और मैंने बता तो दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको जाने। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी जो पुस्तक थी, वो पुस्तक किस पद्धति में लिखा गया है, तो आपको क्या बताना है? वर्णानुक्रम पद्धति। क्या बताएंगे आप? यह पुस्तक वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। अर्थात इस पुस्तक में कबीर व केशव को एक साथ लिपिबद्ध किया गया है। क्यों? क्योंकि भैया इस पुस्तक की खास बात रही कि कबीर में भी का है और केशव में भी पहले क्या है? का। तो का इकट्ठा आ गया। लेकिन इसमें गलती, इसमें दोष, इसमें कमी क्या रही? कमी इसमें यही तो रही कि कबीर ये भक्तकालीन कवि है। किस कालीन कवि भैया? ये भक्तकालीन कवि है, ठीक। और ये जो केशवदास हैं ये रीतकालीन कवि माने जाते हैं। तो इनके काल का तो पता ही नहीं चल पाया। ये इस पुस्तक का सबसे बड़ा दोष रहा, क्योंकि इस पुस्तक में काल विभाजन नहीं किया गया है। क्या? इस पुस्तक में काल विभाजन नहीं किया गया है। लिखेंगे, इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। कोई प्रयास नहीं किया गया। जो इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी थी, जो इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी थी। सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। कहने का मेरा मतलब यह था कि अगर पूछा जाए इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी पुस्तक किस पद्धति में लिखी गई है, तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखी गई है। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब होता है कि वर्ण के अनुक्रम में लेखन कार्य। अर्थात वर्ण के अनुक्रम का मतलब क्या होता है? वर्ण के अनुक्रम का मतलब यह होता है कि कबीर और केशव एक साथ हो गए। अर्थात छोटा आ से जितने भी कवि हैं उनको एक साथ, बड़े आ से जितने भी कवि थे उनको एक साथ, का के साथ जितने कवि थे एक साथ, खा के साथ, खा जिनका नाम खा पहला शब्द बनता था वो एक साथ। तो इससे हुआ क्या कि कालक्रम व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था, उन कवियों का कालक्रम सेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी सबसे बड़ी कमी मानी गई कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई भी प्रयास
नहीं किया गया। वास्तव में काल विभाजन का जो सबसे पहले प्रयास किया गया वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। उनकी पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अर्थात काल विभाजन का जो सबसे पहले प्रयास किया गया वो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। उस पुस्तक में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया। उस पुस्तक की चर्चा मैं आगे करूंगा, अभी तो आप इसको ही समझते हैं इसमें, है ना। इस पुस्तक की कुछ और खास खास बातें देखो। सबसे बड़ी बात, यह पुस्तक हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे, फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ है, इसकी खास बात रही। लिख लिया आपने यहां तक? ले लिया स्क्रीनशॉट आपने भैया? लीजिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की चीजें आपको समझाता हूं। लिख लिया? आपसे पूछा जाए कि इस्तवार दाला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी पुस्तक किस पद्धति में लिखा गया, तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया। और क्या इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास किया गया? तो नहीं भैया, इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना गया है, तो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी को ही माना गया है। फिर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है इस्तवार दाला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। आगे यदि आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक का अनुवाद किन किन भाषाओं में हुआ, तो इस्तवार दाला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी पुस्तक का जो अनुवाद हुआ वो 2 भाषाओं में हुआ, उर्दू और हिंदी भाषा में हुआ। लिखेंगे, इस पुस्तक का अनुवाद उर्दू व हिंदी भाषा में किया गया। हिंदी भाषा में किया गया। उर्दू व हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है,
सबसे पहले जो अनुवाद हुआ वो उर्दू भाषा में हुआ। अब आगे लिखेंगे, इस पुस्तक का उर्दू अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने किया। मौलवी करीमुद्दीन ने किया। करीमुद्दीन ने किया। इसका जो उर्दू अनुवाद हुआ वो किसने किया? तो वह अनुवाद किया मौलवी करीमुद्दीन ने। ठीक है, तो इसका जो उर्दू अनुवाद हुआ तब इसका नाम क्या रखा गया? भाई जो पुस्तक थी इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, उस पुस्तक का जो उर्दू अनुवाद हुआ वो उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो वह उर्दू अनुवाद किया गया मौलवी करीमुद्दीन के नाम से। लेकिन जब इन्होंने इसका उर्दू अनुवाद किया उस पुस्तक का, तो उस पुस्तक का नाम भी इन्होंने बदल दिया। नाम, उर्दू जो पुस्तक थी अनुवादित, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था तज़किरा-ए-सुराई हिंदी। नाम क्या था उसका? नाम तज़किरा ई सुराई हिंदी। इसी पुस्तक को तुजुक तुस्वरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुजुक तुस्वरा। इसी तज़किरा-ए-सुराई हिंदी को तुजुक तुस्वरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पुस्तक तज़किरा-ए-सुराई हिंदी थी, इसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ तज़किरा-ए-सुराई हिंदी, इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1848 ईस्वी। कब? 1848 ईस्वी में हुआ। बात समझ में आई? कब हुआ भैया? 1848 ईस्वी में हुआ। इसकी भाषा क्या थी इस पुस्तक की? तो इस पुस्तक की भाषा थी उर्दू। और इसकी पद्धति क्या थी? तो एकदम जिस पद्धति पे वो लिखा गया उसकी पद्धति भी यही रही। इसकी पद्धति क्या थी? तो इसकी पद्धति थी भैया वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें कवि कितने थे? कवियों की संख्या पूछे तो कितना था? देखिए, एक कोई पुस्तक है उसमें 1003 है और एक पुस्तक है उसमें 1004 है। अब 1003 किस्में हैं और 1004 किस्में हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये अनुवाद तो हुआ, अनुवाद में 103 104 का मामला फंसता है। तो ध्यान रहे, इस पुस्तक में जो कवियों की संख्या थी वो 1004 कवि थे। कितने? 1004 कवि थे। ठीक, इसकी भाषा तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, भाषा क्या है? इसकी भाषा उर्दू है भाई। भाषा क्या है? उर्दू। आ गया समझ में यहां तक? अभी इसका हिंदी अनुवाद हम लोगों ने नहीं देखा है। अब इसके अगले क्रम में हम लोग देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। ठीक, आपसे पूछा जाए कि इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक का अनुवाद किन किन भाषाओं में हुआ, तो इस पुस्तक का अनुवाद उर्दू और हिंदी 2 भाषाओं में हुआ। इसमें हिंदी में पहले अनुवाद हुआ कि उर्दू में पहले अनुवाद हुआ? तो पहले भैया उर्दू में अनुवाद हुआ। किसमें? उर्दू में अनुवाद हुआ। इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने किया।
किस नाम से किया? तो तज़किरा-ई सुराई हिंदी के नाम से किया। यह अनुवाद उन्होंने किया कब? तो 1848 ईस्वी में किया। यह तज़किरा-ई सुराई हिंदी किस पद्धति पर लिखी गई? तो यह भी वर्णानुक्रम पद्धति पर ही लिखी गई। इट इज जैसे गारसाद अत्तासी जी ने लिखा था, जिस पद्धति को अपनाया था, उसी पद्धति को अपनाते हुए मौलवी करीमुद्दीन ने भी उसका लेखन कार्य कर दिया। हां, फर्क इतना था कि गारसाद अत्तासी ने 738 कवियों का उल्लेख किया था, वहीं मौलवी करीमुद्दीन ने इसमें 1004 कवियों का उल्लेख किया था, और इसकी भाषा क्या थी? उर्दू थी। बात समझ में आ गई भैया? चलिए, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग देखते हैं हिंदी में अनुवाद, है ना? इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद तो इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया, वो हिंदी अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने भैया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, किस नाम से किया? उसका नाम क्या रखा उन्होंने? तो इन्होंने उसका नाम जो रखा, उसका नाम था एंदुई साहित्य का इतिहास। एंदुई साहित्य का इतिहास। का इतिहास। एंदुई साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ? एंदुई साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में। कब भैया? 1952 ईस्वी में हुआ। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई भैया आपके? बहुत अच्छी बात है। यहां तक की बात समझ में आ गई तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लिया? नोट। नोट डाल के यहां पर लिखेंगे आप एक और खास महत्वपूर्ण बात। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक का प्रकाशन प्रकाशन ओरिएंटल द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड से हुआ था। प्रकाशन कहां से हुआ था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी
कमेटी, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड। ने किया, ने किया। वास्तव में बहुत पहले की जो स्थितियां थी उस स्थितियों में आपको ध्यान में रहे कि ये जो आयरलैंड था, यह आयरलैंड भी हिस्सा किसका था? ग्रेट ब्रिटेन का। पहले ये तो बाद में अलगाव की स्थिति हुई ना, ग्रेट ब्रिटेन से आयरलैंड बाद में अलग हुआ। पहले ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा क्या था? आयरलैंड। बात समझ में आई? तो आज की क्लास में अपनी यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा का मतलब ही हो गया जो इसकी अगली पुस्तक है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, उस पुस्तक की व्याख्या मैं अपनी अगली क्लास में करूंगा। यहां तक की चीजें यदि आपके समझ में आ गई है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी रखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और अगर औरों के पास शेयर कर देते हैं तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।